हेलो एवरीवन, मैं हूं हिना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से जुड़े एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पर चर्चा करेंगे जो अनुच्छेद 72 है। और ये हमें बताता है कि राष्ट्रपति को जो अपराधी है मतलब उसको क्षमादान करने की कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई हैं, कितने प्रकार का क्षमादान होता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो आर्टिकल 72 है एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्ज़ाम में कई तरीके से पूछा जाता है। साथ ही इस वीडियो में हम इससे जुड़े जो केस लॉज हैं वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, आर्टिकल 72 के बारे में जानने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि हमारे संविधान में, क्योंकि दंड की बात हो रही है ना, किसी के दंड को क्षमा करना, तो हमारे कानून में देखिए विभिन्न प्रकार के दंड का उल्लेख किया गया है। मतलब कई तरह की जो पनिशमेंट हैं वो लॉ में दी गई हैं। इसमें सबसे पहली जो सबसे बड़ी पनिशमेंट जो आती है वो है मृत्यु दंड यानी डेथ सेंटेंस। तो सबसे पहली और सबसे बड़ा दंड है। इसके बाद दूसरा आता है आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तीसरा है कारावास यानी इम्प्रिजनमेंट, जो दो तरह का होता है, एक होता है सादा, एक होता है कठोर। चौथा है जुर्माना, जिसमें फाइन लगाया जाता है। और पांचवा है आपकी संपत्ति की जब्ती यानी फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा लॉ है, जो भी भारत में जितने भी तरह के कानून हैं, उनमें इन्हीं तरह के दंडों का उल्लेख किया गया है। ये तो हमने सिर्फ नॉर्मली जो है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए बात इस चीज़ पर चर्चा की है। अब हम थोड़ा सा है ना इसका प्रोसीजर जान लेते हैं कि क्षमादान की बात कब आती है, मतलब प्रेसिडेंट पे कब ये पावर आती है कि वो किसी अपराधी के दंड को क्षमा कर सकते हैं। उससे पहले हमें थोड़ा सा प्रोसीजर जानना चाहिए। तो देखिए, जब ट्रायल कोर्ट, मान लीजिए कोई ट्रायल कोर्ट है जहाँ पे आपके मामले का विचारण चल रहा है, उसका ट्रायल हो रहा है, किसी को मृत्युदंड दे दिया जाता है यानी किसी को जो है डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है, तो उसकी हाई कोर्ट के द्वारा जो आपका दंड प्रक्रिया संहिता है, CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसकी धारा 366 के तहत पुष्टि की जाती है। तो यानी मान लीजिए अगर किसी ट्रायल कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया, तो पहले वो मृत्युदंड तब तक उसको नहीं दिया जाएगा जब तक उसकी हाई कोर्ट के द्वारा पुष्टि ना हो जाए, वो भी CRPC की धारा 366 के तहत, है ना। इसके बाद क्या होता है, अब देखिए इसके बाद जो दूसरा तरीका है ना, मतलब अगर किसी को यहाँ से डेथ सेंटेंस मिलता है और हाई कोर्ट उसकी पुष्टि करके उसको सही ठहराता है, तब उसको मृत्युदंड मिलेगा। लेकिन मान लीजिए अब ये तरीका फेल हो जाता है, तो इसके बाद क्या कर सकते हैं, जिसको मृत्युदंड मिला है उसके बाद दूसरी रेमेडी क्या है, तो वो क्या कर सकता है, 137 जो आर्टिकल 137 है उसमें सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विलोकन याचिका वो डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो अब हाई कोर्ट ने सही कर दिया उसके मृत्युदंड को, जिसको मृत्युदंड मिलना था। तो उसके बाद अब उसके पास दूसरी रेमेडी बचती है आर्टिकल 137 के तहत, जो सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विलोकन याचिका यानी कि जो रिव्यू पिटीशन डाली जाती है दूसरे नंबर पे, दूसरा तरीका, जो आप कब डाल सकते हैं, जजमेंट से 30 दिन के अंदर वो फाइल की जाती है। इसके बाद अगर मान लीजिए आपकी पुनर्विलोकन याचिका भी खारिज हो गई यानी आपकी रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई, तो उसके बाद आपके पास जो रेमेडी बचती है, जो तीसरा तरीका है, वो है उपचारात्मक याचिका यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन। तो तीसरा तरीका हो गया आपका क्यूरेटिव पिटीशन का। अब मान लीजिए क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज हो जाती है, तो फिर हम आते हैं आर्टिकल 72 पे, यानी सबसे लास्ट का ये विकल्प आता है आपका, जो हम राष्ट्रपति को जिसमें पावर मिली हुई है, वो है आपकी मर्सी पिटीशन यानी दया याचिका। तो इस दया याचिका के तहत ही जो प्रेसिडेंट है उनको ये पावर मिली हुई है कि वो आर्टिकल 32 के तहत किसी के मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। तो मैं जाहिर है कि ये चीज़ बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी। ये बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाया है कि सबसे पहले अगर कोई ट्रायल कोर्ट किसी को मृत्युदंड देता है तो उसकी पहले हाई कोर्ट वो करता है, मतलब पुष्टि करता है। उसके बाद 137 में अगर वो चीज़ खारिज हो जाती है तो फिर रिव्यू पिटीशन डाला जाता है। मान लीजिए रिव्यू पिटीशन भी खाली हो गया तो फिर उसके बाद नंबर आता है आपका क्यूरेटिव पिटीशन का, और क्यूरेटिव पिटीशन भी अगर आपकी खारिज हो जाए तो सबसे लास्ट में नंबर आता है मर्सी पिटीशन का। तो यहाँ पे फिर राष्ट्रपति को पावर मिल जाती है आर्टिकल 72 के तहत। अब हम आते हैं आर्टिकल 72 पे। देखिए, जो आर्टिकल 72 है वो क्या कह रहा है, तो ये राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। और किन मामलों में देता है, ये मामले देख लेते हैं। पहला मामला है, अगर मान लीजिए दंड किसी को कोई भी पनिशमेंट सेना न्यायालय ने दिया है ना, सेना न्यायालय हो, कैसा हो, मिलिट्री कोर्ट हो। दूसरा,
जब दंड ऐसे विषय से संबंधित हो जो जिस विधि के विरुद्ध अपराध है उस पर कार्यपालिका यानी कि जो संघ की कार्यपालिका है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो संघ कार्यपालिका के प्रधान माना जाता है। प्रेसिडेंट को क्या माना जाता है? संघ कार्यपालिका का प्रधान, है ना। एग्जीक्यूटिव का जो सबसे बड़ा जो मतलब प्रधान माना जाता है वो प्रेसिडेंट होते हैं। इसलिए अगर कोई विषय आपकी संघ कार्यपालिका की शक्ति का उस पर विस्तार है, कोई विषय आपका यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव होती है उससे संबंधित है, तो तब उसमें भी ऐसे मामले में प्रेसिडेंट जो है वो क्षमा कर सकते हैं। तीसरा मामला आता है जिसमें मृत्यु दंड दिया गया हो, जैसा कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था। तो अगर डेथ किसी को पेनल्टी मिली हुई है, किसी को मृत्यु दंड मिला है, तो उस मामले में जो प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान कर सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा देखिए क्षमादान करने की शक्ति का जो सबसे बड़ा महत्व होता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, वो ये होती है कि ये केवल किसी के दंड को ही कम नहीं करता। मतलब जो को अगर किसी को कोई पनिशमेंट दिया गया है तो उस दंड को ही ख़त्म नहीं करता, बल्कि दंडित व्यक्ति को उस स्थिति में ला देता है जैसे कि उसने कोई अपराध ही ना किया हो, बल्कि वो पूरी तरह से निर्दोष हो। तो एक तरीके से अगर किसी पर्सन को आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट क्षमा कर देते हैं तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? जैसे वो एक निर्दोष व्यक्ति हो, उसने कोई मतलब अपराध ही ना किया हो। अब हम इसमें प्रकार देख लेते हैं, कितने तरह का मतलब क्षमादान के कितने प्रकार हैं जो आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट को दिए गए हैं। सबसे पहले आता है क्षमा, जिसको बोलते हैं पार्डन। इसमें दंड और जो बंदीकरण है उसमें दोनों को हटा दिया जाता है और दोषी को सभी दंड और दंडादेशों से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाता है। एक तरीका तो हो गया आपका ये क्षमा यानी पार्डन, ठीक है ना। हर तरह से दोषी को सभी तरह के दंड दंडादेश से यहाँ पर मुक्त कर दिया जाता है। दूसरा तरीका यानी दूसरा प्रकार है आपका लघुकरण, जिसको बोलते हैं कम्यूटेशन। इसका मतलब है दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर देना, यानी उसका नेचर यहाँ पे चेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी को मृत्यु दंड मिला हुआ है ना, किसी को डेथ सेंटेंस मिला है, तो आप उसके दंड को छोटा करके उसको कठोर कारावास में बदल देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? मृत्यु दंड एक अलग दंड है, कठोर कारावास एक अलग दंड है। तो यहाँ पे देखिए नेचर ही चेंज कर दिया है ना, मृत्यु दंड से उसको कठोर कारावास में बदल दिया। यहाँ पे नेचर चेंज हो रहा है उस दंड का, इसको बोलेंगे लघुकरण। या फिर आप चाहें तो उसे साधारण कारावास में भी इसको बदला जा सकता है। तो यहाँ पे ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरे प्रकार का जो क्षमादान है जो इसमें प्रेसिडेंट को दिया गया है वो है रिमिशन, जिसको बोलते हैं परिहार। इसका मतलब है दंड की प्रकृति में बदलाव किए बिना। अब देखिए लघुकरण में तो जो पनिशमेंट था उसके नेचर में बदलाव हो रहा था, बट ये जो परिहार है इसमें दंड के नेचर में चेंज नहीं होता, बल्कि नेचर में चेंज ना करके उसका जो टाइम पीरियड है वो कम कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी को 2 साल का कठोर कारावास मिला हुआ है तो उसको 1 साल के कठोर कारावास में बदल देना। यहाँ पे क्या चेंज हुआ? केवल उसकी अवधि, उसका टाइम पीरियड कम हुआ है, लेकिन कारावास जैसा कठोर था वो 1 साल में भी वही कठोर कारावास रहा। इसके बाद नेक्स्ट आता है विराम यानी रेस्पाइट। इसका मतलब क्या है कि किसी दोषी को दी गई सज़ा को किसी विशेष परिस्थितियों से कम कर देना। कोई ऐसी सिचुएशंस आ गई हैं जिससे उसको जो दंड मिला हुआ है उसकी सज़ा को हमें कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी को कोई फिजिकल इंजरी हो जाती है, शारीरिक विकलांगता हो जाती है, कोई व्यक्ति अपाहिज हो जाता है, या कोई लेडी है ना, वो गर्भावस्था में उसकी है ना, उसकी प्रेगनेंसी को देखते हुए, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब दंड को कम किया जाता है उसको बोलते हैं विराम यानी रिस्पाइट। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रविलंबन यानी सस्पेंशन। इसका मतलब है किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना, है ना, कुछ समय के लिए उस पर रोक लगा देना। इसका उद्देश्य दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना के लिए समय देना, ताकि उसके पास थोड़ा समय मिल जाए कि वो इसके लिए याचिका दायर कर सके। तो ये वो 5 तरीके थे जो क्षमादान के अंतर्गत जो है प्रेसिडेंट को दिए गए हैं। अब इसके हम 2 रूप जान लेते हैं क्या है। तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है, देखिए उसके 2 रूप हैं। पहला, विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिए, यानी अगर कोर्ट ने लॉ का यूज़ करते हुए उसमें कोई भी जुडिशियल मिस्टेक है तो उसको सुधारने के लिए ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट को। और दूसरा, यदि प्रेसिडेंट दंड का स्वरूप ज़्यादा कड़ा समझते हैं तो उसका बचाव देने के लिए। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कड़ा दंड दे दिया गया है और ये समझा जाता है कि वो दंड उसे सही नहीं दिया गया है, गलत है उसके लिए, तो फिर उसको बचाव देने के लिए भी। तो इस तरीके से ये 2 रूप हैं प्रेसिडेंट की क्षमादान की शक्ति के।
अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है उससे संबंधित कुछ सिद्धांत निर्धारित किए हैं। अब वो सिद्धांत क्या है उस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने बताया है वो ये कहा है कि दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं होता है। यानी जो व्यक्ति मर्सी पिटिशन डालता है मृत्युदंड के खिलाफ प्रेसिडेंट के यहाँ पर, उसको मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति से जब दया की याचना की जाती है, जब मर्सी पिटिशन डाली जाती है तो वो रिटन में डाली जाएगी, नॉट ओरल में, है ना, मौखिक में नहीं डाली जाएगी बल्कि रिटन में डाली जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति साक्ष्य का दोबारा अध्ययन कर सकते हैं। जिन एविडेंसेस पे उस व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है उन एविडेंस का दोबारा अध्ययन किया जा सकता है और उसका विचार कोर्ट से अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसा विचार कोर्ट ने लिया था, जो कोर्ट ने सोचकर उसे मृत्युदंड दिया था, वही विचार, है ना, प्रेसिडेंट का भी हो। तो ये दूसरा सिद्धांत है। तीसरी चीज, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के मतलब परामर्श पर करेगा। से परामर्श है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर करेगा। तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल को जो है वो पावर दी गई है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट और चौथा सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने बताया है वो है राष्ट्रपति अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कारण बताने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकती। उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, सिवाय वहाँ कहाँ होगा जुडिशियल रिव्यू, सिर्फ वहाँ हो सकता है जहाँ राष्ट्रपति ने जो उसे क्षमादान की शक्ति का जो निर्णय लिया है, जो जजमेंट लिया है, वो स्वेच्छाचारी मतलब अपनी इच्छा से देने वाला, विवेक रहित, दुर्भावना या भेदभावपूर्ण हो। तो एक तरीके से अगर ये सारी सिचुएशन है या इनमें से कोई भी एक सिचुएशन है तभी राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, अदरवाइज उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने बताया है वो है जब क्षमादान की पहली याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो, यानी वो खारिज हो गई हो, तो दूसरी याचिका भी दायर नहीं की जाएगी। ये चीज़ बेसिकली बहुत ज़्यादा याद रखने वाली है कि अगर एक खारिज हो गई तो दूसरी नहीं होगी। इसके बाद सातवां पॉइंट, राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कोई भी दिशा निर्देश निर्धारित कराने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई गाइडलाइंस देने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि प्रेसिडेंट के अलावा जो गवर्नर हैं, हर स्टेट में अलग अलग गवर्नर होते हैं, उनको भी आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान की यही शक्ति दी गई है जो प्रेसिडेंट को दी गई है। राज्यपाल को उन मामलों में राष्ट्रपति को मतलब जिस तरह से राष्ट्रपति को पावर दी गई है, इसी तरह से राज्यपाल को उन मामलों में भी किसी व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति है जिस पर राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो। अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से प्रेसिडेंट यूनियन में सबसे ज़्यादा सुप्रीम माने जाते हैं एग्जीक्यूटिव पावर में, उसी तरह से जो गवर्नर हैं वो राज्य कार्यपालिका में उनकी शक्ति सबसे बड़ी मानी जाती है। इसलिए जिन विषयों पर राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा उसी में गवर्नर को क्षमादान की शक्ति होगी। परंतु राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति में देखिए कुछ अंतर है ना, डिफरेंस भी है कुछ। ऐसा नहीं है कि दोनों को आर्टिकल 72 और जो आर्टिकल 161 है उन दोनों में सेम शक्ति सेम पावर दी गई है, ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा अंतर है। सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो मृत्युदंड को क्षमादान कर सकते हैं। अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो उसको क्षमादान कर सकते हैं, जबकि अगर हम बात करें गवर्नर की तो वो मृत्युदंड को छोड़कर अन्य किसी भी दंड को क्षमादान कर सकते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, मृत्युदंड को कोई गवर्नर क्षमादान नहीं कर सकता, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यही है ना। और किसी भी दंड को क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर है ना कि वो मृत्युदंड भी क्षमादान कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, जो इनके बीच में एक बहुत बड़ा अंतर दिखाता है, वो ये है कि राष्ट्रपति तो सेना न्यायालय के द्वारा दंडित व्यक्ति को भी क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, राष्ट्रपति जो है वो, क्योंकि जो हमारा जैसे हर देश में, जैसे मान लीजिए मैं इंडिया की ही बात करूं तो इंडिया में सबसे बड़ी जो ऊंची पोस्ट मानी जाती है वो प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट जो है, क्योंकि संघ कार्यपालिका के भी प्रधान होते हैं, तो उनको मिलिट्री कोर्ट से अगर किसी व्यक्ति को पनिशमेंट मिला है, उस व्यक्ति के दंड को भी क्षमादान करने की शक्ति है। लेकिन अगर राज्यपाल की बात करें तो वो सिर्फ स्टेट में सुप्रीम होते हैं, तो इसलिए उनको ऐसी पावर नहीं दी गई है ना। तो सेना न्यायालय से दंडित अपराधी को कौन क्षमादान कर सकता है? सिर्फ प्रेसिडेंट।
राज्यपाल नहीं कर सकता। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि हम इस वीडियो में केस लॉज भी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वही मैंने ऐड किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका KM नानावती वर्सेस मुंबई राज्य 1961 का केस है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 161 के अंतर्गत राज्यपाल को जो दंड को निलंबित करने की पावर दी गई है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन है। यानी कि अगर राज्यपाल किसी व्यक्ति के दंड को आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान करते हैं तो पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 145 के अधीन जो भी नियम बनाए हुए होंगे उसको ध्यान में रखना है, जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर अभियुक्त को पुलिस हिरासत में रहना जरूरी है। न्यायालय ने राज्यपाल के निलंबन आदेश को इस केस में अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, जैसे KM नानावती के बाद अब हम जैसे सेकंड केस पर बढ़ते हैं, तो सेकंड केस है मारूराम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1983 का केस है और इस मामले में न्यायालय ने कहा कि क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करते समय जो CRPC की धारा 433 है उसमें दिए गए उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, है ना। कोर्ट ने कहा कि समाधान की जो शक्ति होती है, मतलब जो ऐसे चाहे प्रेसिडेंट को मिली हो चाहे गवर्नर को मिली हो, तो इसका जो प्रयोग है वो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मंत्रिमंडल के परामर्श से ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। यही चीज़ हमने ऊपर सिद्धांत में भी पढ़ी थी। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है इप्रू वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य, 2006 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, यानी उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और क्षमादान की शक्ति का प्रयोग राजनीतिक, धर्म, जाति के कारणों से नहीं किया सकता है ना। इस तरह के भेदभाव जो है वो यहाँ पर नहीं चलेंगे। इन बेसिस पर बिल्कुल भी किसी को क्षमादान नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इस वीडियो में मैंने जो आर्टिकल 72 था उससे जुड़े मैंने आपको केस लॉज भी बताए, उससे जुड़े क्या क्या प्रोविजंस है वो बताए, क्षमादान कितने तरह का होता है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो चीज़ थी वो यही थी कि राष्ट्रपति और जो राज्यपाल दोनों के जो क्षमादान में अंतर है वो क्या है। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।